ट्रिलियन सेल हिसाब लगा लो कितने कितने ज्यादा, मतलब। और उन सेल्स के ऊपर पर्टिकुलर ये 4 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप जो है इमीडिएटली इफेक्टिवली काम करते। तो इसके अंदर हम लोग अपना अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो मैंने ग्रुप में डाली है, उसके अंदर आप पीडीएफ बनवा लें अपने, या अपने मोबाइल में खोल लें। तो हमारे को ये जो कोर्स कराएंगी वो कराएंगी मोनालिसा जी। उसके अंदर हम सब लोग सुनेंगे। कोर्स के अंदर कोई बात नहीं करेगा, ये एक सबसे पहले कंडीशन है। वो 35 से 40 मिनट की रिकॉर्डिंग जो होती है, इसमें किसी से कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे कब, जब कोर्स हो जाएगा उसके बाद अपन, उसके बाद अलग से बात कर सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ रह गया है, उसके बारे में अपन पूछ सकते हैं। तो मोनालिसा जी का स्वागत है ग्रुप को मैं, क्योंकि जब भी आपको मैं लिंक भेजूंगा उसके बाद 5 से 7 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद लॉक कर दूंगा। बाद में किसी की एंट्री नहीं है, क्योंकि ये खाली 1100 रुपए के लिए ना, तो 1100 मेरे को चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला। 1100 आप अपने परिवार के लिए लगाओ, लेकिन वो 1100 रुपये इस ग्रुप के निमित्त आपको निकालने हैं, अपने परिवार के निमित्त निकालने के। जो ज्ञान मैं बांट रही हूँ या ले रही हूँ, उसका मेरे को फायदा मिले, उसका मुझे लाभ मिले। और ये अरोमा थेरेपी जो मैंने पहले कोर्स किया था, हमारे यहाँ पे है एक, तो उन्होंने वो कोर्स को बेसिकली, ये इन्वेंट तो पुराना है, वो री इन्वेंट कह सकते हो। जो सुषुप्त अवस्था में चली गई, उसको दोबारा से रिक्रिएट करना। तो वो उन्होंने दोबारा से उसको खोजा और खोज के उस पर काम किया। तो एक लेडी के यूट्रस में सिस्ट थी, उसका इलाज मैंने किया। उसका इलाज 15 दिन में उसकी वो सिस्ट गायब हो, चाहे वो 5 mm की थी, लेकिन 5 mm भी बहुत हो। मतलब पित्ते में पथरी हो, वो निकल जाती है। मतलब किसी भी प्रकार का, किसी को फुलवारी थी, उसकी फुलवारी ठीक हुई। मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बीमारी जो जनरेट होती है ना, वो हमारी बॉडी एक दिन में नहीं पनपती है, एक दिन में नहीं होती है। तो एक दिन में अगर कोई बीमारी नहीं है पैदा हो रही, तो एक दिन में खत्म कैसे होगी? इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए वो जो चीजें हैं, और ये जो बैच फ्लावर है, ये देखो मेहनत क्या होती है कि हम लोग अपनी घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध वाला काम है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा ज्ञान है, हम लोग उसका फायदा नहीं लेते। बाहर जाती है पद्धति, उसका नाम दूसरा हो जाता है, ठप्पा लग जाता है, और वापस आके वही माल बिक रहा होता है, टकाटक 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 टकाटक। तो वो पैसा बाहर ले जाते हैं। अभी योगा हो गया, कितने सारे हमारे चावल, हल्दी, इन पे पेटेंट बाहर वाले करा रहे हैं, बताओ। और जबकि हल्दी का सबसे ज्यादा, जो हमारे खाने के अंदर जितनी भी चीजें डलती हैं, हल्दी का कोई स्वाद नहीं है, बेस्वाद है। लेकिन हल्दी से बढ़िया कोई एंटीसेप्टिक नहीं है। और हर सब्जी में डालने के लिए बोला गया है। गरम मसाला हम खुद बनाते हैं लोकल गरम मसालों से। जो गरम मसाला तैयार किया जाता है उसके अंदर सब कुछ होता है, दालचीनी, अजवाइन। और ये कोरोना जिनके घर में वो घर का पिसा हुआ गरम मसाला यूज होता होगा ना, उनको ये बीमारियां नहीं लग सकती, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सही होनी ही होनी है। बाद में यही तो, इसका काढ़ा ही तो बना रहे थे, दालचीनी का और काली मिर्च का, अदरक का, इसका काढ़ा बनाओ वो पियो, ऐसे ही था ना। तो जब हम उस चीज को समझ सकते हैं कि अगर वो काढ़ा उस टाइम पे पी के सब सही हो गए, तो ये साइंस विज्ञान जो है, ये हमारे ही सनातन पद्धति का, हमारे हिंदू, मैं हिंदू धर्म की तो बात नहीं करूंगा यहाँ पे, हाँ हमारे भारतवर्ष से ये ज्ञान गया, क्योंकि उसमें किसी एक पंथ का व्यक्ति नहीं था, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें और अलग अदर वो भी थे, जिन्होंने मेहनत की। जैसे फूलों का अर्क निकलता है, मैंने एक पीछे आपको नाभि अमृत का बताया, जो नाभि में 3 से 4 ड्रॉप डालनी है सुबह और शाम। आपकी शुगर, थायराइड, आंखों की रोशनी, ब्लड की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, मतलब एक उससे 12-13 प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती है। और करना क्या है, सिर्फ नाभि पे डालना है। आज से 2 साल पहले मैंने आपको बताया था, उसके अंदर कॉम्बिनेशन भी मैंने बताए थे कि रात को नाभि में देसी घी, गाय का देसी घी डालो, उसके साथ नीम का, और अलग अलग मैंने ऑयल्स के आपको बताए थे, उससे क्या क्या फायदे हैं। नाक में एक एक ड्रॉप डालो सरसों के तेल की, देसी घी की। वो डिपेंड करता है आपको कि क्या किस चीज के लिए डालना है।
और उससे इफेक्ट भी बताए थे मैंने आपको। और अभी जो लास्ट हम पिछले 2-3 महीने में कर रहे थे मेडिटेशन, उसमें हमने ये चीज भी क्लियर कर दी कि जो हमारे 72,000 से ज्यादा नाड़ियां हैं, उसका नस नाड़ियों का केंद्र जो है नाभि बिंदु है, हमारा नाभि है। तो उस नाभि से इंस्टेंट हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो ऑयल काम करे। मतलब आप 10 किलो नींबू का रस पी लो, उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। दो 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 ड्रॉप नींबू का अर्क आपने नाभि में डाल दिया या तुलसी का डाल दिया, तो इंस्टेंट काम करे। जिनके शुगर है, मान लो मीठा खा लिया ज्यादा, मैंने अपनी फैमिली में देखे हैं बहुत सारे, तो वो मीठा खा लिया, करे आज तो बहुत मीठा खा लिया, अच्छा कोई बात नहीं, तो उनके ना जुबान पे टेस्ट आ जाता होगा मीठा खाने से, कुछ अजीब सा। तो उनको लगता है कि भाई अब हाई होगी शुगर, मगर कोई बात नहीं, दवाई या इंजेक्शन नहीं लगाना है। आप एक काम करो, लेटो, उनकी नाभि अमृत उनके 3-4 ड्रॉप उनके नाभि में डाल दो, और 15 मिनट के अंदर अंदर बोले अरे मैं तो बिल्कुल फिट लग रही हूँ। तो मतलब जादू क्या किया मैंने, थोड़ी जादू किया कुछ। वो तो अमृत, उनको वो ये अर्क जिसने मेहनत कर रखी है, वो मेहनत मेरी थोड़ी है, किसी ने बनाया, उसमें भी अलग अलग ये अर्क ही हैं उसके अंदर सारे। ये बातें आज बताने का मकसद क्या था आपको, कि हम लोग जिस भी काम से जुड़े हैं उस पर थोड़ा सा एफर्ट्स करें। ये प्रयास है। मोनालिसा जी ने कोर्स किए हैं इस चीज का, मैंने भी किया हुआ है, प्रवीण ने भी किया है, मीनाक्षी ने भी किया है। तो नॉलेज है। अब इस नॉलेज को हम आपस में शेयर करें। और जैसे मैंने ये उसकी बना ली है प्रिंट आउट, क्योंकि ये ज्ञान किसी एक आदमी का नहीं है, लेकिन अगर हम ये नोट्स बनाते हैं तो हमने कुछ अपने ऐड ऑन कर रखे हैं, तो कुछ नोट्स हम इसमें स्क्रीन पे नहीं चला सकते, जिसपे वो बाद में कहते हैं जी कॉपीराइट आ गया। तो इस चक्कर में, और हम ये जो कोर्स कर रहे हैं, ये हम जब यूट्यूब पे डालेंगे तो वो फ्री सेवा है, लोग ज्ञान लेंगे उससे। और ज्ञान कौन लेगा, जिसकी पात्रता होगी हमारे पास। हमने जो यूट्यूब पर्टिकुलर मेरे नाम से जो मैंने बनाया है, उसमें आपने देखा होगा कि सब इतना निचोड़ करके जो अर्क दे दिया मैंने, कोशिश किया ठाकुर जी के माध्यम से, मेरे शरीर के माध्यम से ठाकुर जी ने वो अर्क दे दिया। लेकिन वो पात्रता जिसकी होगी वही पहुंचेगा। और वो ही चीजों का कोर्स लोग करते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अलग अलग कोर्सेज करके, और वो उसको लेते हैं, और वो लेके भी संभालते नहीं है। जैसे मैंने पीछे बताया भी था आपको, कल भी हमने कुछ नोट्स बताए थे वो भृगुनंदी नाड़ी के, तो वो ये सारी नॉर्थ इंडिया पद्धति से साउथ इंडिया में गई। अभी इस बात को बीच में 1 सेकंड के लिए रोकता हुआ टॉपिक, 4, 8, 12 जो जन्म पत्री के घर होते हैं, वो उनकी डायरेक्शंस मालूम है आपको मोना जी? चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, तो कौन सी दिशा को काल पुरुष के, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ना। जी। 4 नंबर मतलब नॉर्थ हो गया। जी। 8 नंबर मतलब पश्चिम और नॉर्थ के बीच का हो गया। और 12 मतलब साउथ और ईस्ट के बीच का हो गया। ठीक है, इसमें साउथ भी आ गया, अपना वेस्ट भी आ गया, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो भी है, और नॉर्थ भी आ गया। और ये 4, 8, 12 जो है ये जल तत्व की राशि, ऐसे ही है ना जी? अभी आप समझे हैं कि वास्तु करने वाले आप में से भी बहुत से लोगों को जानते होंगे जो वास्तु करते हैं। तो 8 नंबर या 12 नंबर में, मतलब साउथ में या साउथ ईस्ट में पानी के उसको स्तोत्र को रखने में कोताही बरतते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पानी नहीं रखते, साउथ में पानी नहीं होना चाहिए। या तो ये सीक्रेट हमारे तक पहुंचा नहीं है, हमें बताया नहीं गया है। नहीं तो भारत वर्ष चाहे कितना बड़ा भी था, तब भी दक्षिण के अंदर ही पानी था। जो मेन जो समुद्र है वो दक्षिण में ही है, और पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में होता था। ये तो घर के बेदियों ने उसको तोड़ा है। अभी कोई एक संत महापुरुष का चोला आया है, जो हमारे लिए देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, और वापस से हमारे देश की ग्रोथ जो है ऊपर उठती जा रही है, हमारे देश की पहचान। और मेरे को बड़ा प्राउड, मैं कल से देख रहा हूँ टेलीविजन, और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड व्हेन आई सॉ दैट मूवमेंट्स। जो अपने आप को तोपे बोलते थे ना, वो भी आके नमस्ते कर रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं। ये हमारे राष्ट्राध्यक्ष की जो वैल्यू है, मैंने पिछले, मतलब अगर मेरी 56, 57, 58 साल की उम्र में, मैंने शायद इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो टाइम देखा होगा,
और या फिर मैंने अब देखा, और इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी वो डिप्लोमेसी उतनी नहीं होती थी, बहुत सारी चीजें हिडन होती थी। लेकिन मोदी जी छोटी छोटी बात को ऐसा इम्पोज करके हर आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम हो इसके योगदान के कारण। और भारतीय जितने भी हैं हेड, वो मतलब लिटरली मेरी पूरी बॉडी के अंदर रोमांच जिसको बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट, मतलब मैं उसको देख देख के एक्साइट हो रहा था और थैंक यू बोल रहा था अपने यूनिवर्स को, अपने ठाकुर जी को, कि ऐसा राष्ट्र नेता दिया हमारे को आपने, जो हमारे देश की पूरी मतलब बदल दिया उसने। और देखो जिसको साउथ अफ्रीका और उस टाइप के देशों को जो पूछा था नहीं था, भारत ने उसको अपना परमानेंट मेंबर बना दिया, उसको लाके कुर्सी दी, उसकी आइए अपनी कुर्सी पे बैठी। इट्स ए प्राउड मूवमेंट कि जो विदेशी जो ताकतें थी, सुपर पावर्स, वो उनको ऐसे मच्छर की तरह मतलब नीचे रखती थी, जैसे अ, हल्की जात का आ गया। आज मोदी जी ने उनको स्पेशली बुलाया और उनको परमानेंट उनका स्पेस दिया। तो क्या समझते हो, क्या उनके पूरे देश के लोगों को गर्व नहीं होगा? क्या उनकी दुआएं नहीं होंगी हमारे देश के इस राष्ट्र पुरुष के नाम? तो ये एक मेरे मन में भाव थे, तो इसलिए कि साउथ जो है, साउथ ईस्ट साउथ जो है वो भी जल तत्व का वहां पे आप रखवा सकते हो, रख के देखो आप, उसका प्रभाव मिलने वाला है जो वास्तु करते हैं। ठीक है, तो अभी आप करें, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूं या इसी पे कर लेते हैं थोड़ा सा? जी मोना जी, अब आपके ऊपर है, आप करें। आज हम पुष्प औषधि भी उसको बोल सकते हैं। जी। और जो औषधियों का अर्क होता है उसके बारे में हम नॉलेज लेने जाएंगे। तो उसके पहले मैं सभी को राधे राधे करती हूँ, और मेरे सभी गुरुओं को आदर पूर्वक नमन करती हूँ। और वो टीचर जिनसे मैंने सीखा था, सौभाग्यवती अंजलि जी से, उनको भी मैं नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था जब वो सिखा रहे थे। उनके खुद के भी उन्होंने बहुत सारे अनुभव उसके अंदर ऐड ऑन किए थे, तो वो बहुत दिलचस्प बना था। तो उस इसके पहले जिन्होंने ये बनाया है, पहले हम थोड़ी उनकी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर एडवर्ड बैच, इनके बारे में थोड़ी जानकारी, ताकि ये हमें पढ़ने में और रोचक लगे। पुष्प औषधि जिसको नाम दिया गया है, ये हमारे मन के जो विकार होते हैं, साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर जो भी घटनाएं जो घटती है, उसका जो हमारे मानस पे प्रभाव पड़ता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले जो विकार होते हैं, तो उस पे ये जो औषधियाँ होती है या वो अर्क होता है, ये बहुत सुंदर काम करता है। तो इसके जनक है डॉक्टर एडवर्ड बैच, जिनका जन्म बर्किंघम के पास में एक छोटे से गांव में 24 सितंबर 1886 के दिन हुआ था। 24 सितंबर 1886 को हुआ था। छोटेपन से ही उनके मन में नैसर्गिक निसर्ग से उन्हें बहुत प्यार था। जैसे झाड़, फूल, नदी, पर्वत, तालाब, पक्षी, वो उनके ही आसपास में रमायणमन होते थे, और वो उनको देखना बहुत अच्छा लगता था। इसी के साथ में, इंसान के साथ साथ में बीमार पक्षी, प्राणी, उनको कैसे ठीक करना, उनको हमेशा उसके बारे में कौतूहल रहता था कि ये इसको कैसे ठीक किया जाए। और कहीं डर होने की मन में उनके चाहत जगने लगी। स्कूल और महाविद्यालय का शिक्षण जब शुरू था उनका, तो छुट्टियों के दिनों में वो अपने बड़ों के साथ में, पिताजी के साथ में, दादा के साथ में कारखाने में वो काम करते थे। और वहाँ के जो कामगार होते थे, काम करने वाले जो लोग होते थे, वो हमेशा आरोग्य को लेके बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे जो बीमारियां होती थी, वो केयर नहीं होती थी। तो उनको उनके लिए कुछ करने की बड़ी तमन्ना थी कि मतलब जो भी इनको तकलीफें होती है वो कहीं न कहीं ठीक होनी चाहिए, क्योंकि वो मानसिक तौर पे वो ज़्यादा होता था। क्योंकि इतने समय तक अंधेरे में काम करना, तो उससे उनको जो मानसिक प्रॉब्लम होती थी, तो उसके बारे में उनको बहुत ये था कि मैं कुछ ढूँढ के निकालूँ इन लोगों के लिए। आगे जाके डॉक्टर बैच, इन्होंने एमआरसीएस, एलआरसीपी, एमबीबीएस की उन्होंने विद्या हासिल हासिल की। और ये शिक्षण जब उनका चल रहा था, तो वो साथ-साथ में कामगारों के आरोग्य के लिए भी उनका रिसर्च चल रहा था। और वो
सभी कामगारों को बहुत ध्यान से देखते थे कि किसका क्या प्रतिक्रिया चल रही है या किसको क्या तकलीफ चल रही है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो एक-एक रुग्ण के ऊपर ध्यान देते थे। बहुत बारीकाई से उनके ऊपर ये करते थे। और कुछ लोगों को जो बीमारियाँ हुई थी, उनके ऊपर एक ही औषध लागू पड़ सकती है, ऐसा उनको ध्यान में आया क्योंकि बहुत चीज़ें कॉमन थी, बहुत लोगों के बीच में। लेकिन वो प्रतिक्रिया अलग-अलग कर रहे थे। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल जब वो विचार कर रहे थे, तो उनको ध्यान में आया गया कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इसके लिए एक दवा काम की नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर बैच के ध्यान में आया और उन जो भी रोगी थे, उनको उसके ऊपर जो दवाइयाँ उन्होंने बनाई थी, वो उसका प्रयोग करने लग गए। फिर उनको ध्यान में आया कि बीमारी एक ही दिख रही है, लेकिन वो ही एक औषध उनके ऊपर काम नहीं आ रही है, वो एक दवाई उनके ऊपर काम नहीं आ रही है। तो उन्होंने और उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उनकी भावनाओं को समझा, उनकी मनोवृत्ति को समझा, उनके स्वभाव को समझा, उनके आयुष्य की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता है, उसको समझा क्योंकि सभी का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ज़्यादा वीक होता है। और इसके ऊपर से फिर उन्होंने निर्णय लेना शुरू किया और वो और ज़्यादा डीपली उसका अभ्यास करने लग गए। वैसे देखा जाए तो लंदन के हर्ले स्ट्रीट पर उनकी डॉक्टर की प्रैक्टिस चालू हो गई थी, पर उनको इंसान के जो स्वभाव के ऊपर उनको जो अभ्यास करने का जो शौक था, वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उसके अंदर और वो उनको आराम से बैठने भी नहीं दे रही थी कि क्यों होता है ऐसा? हर इंसान के साथ में ऐसा क्यों होता है कि हर कोई मतलब कोई भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबको कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही है और उसके ऊपर वो अभ्यास करना उन्होंने शुरू किया। फिर उनको ध्यान में आया कि इंसान के जो स्वभाव होते हैं वो 38 प्रकार के होते हैं, 38 प्रकार की कमियाँ उनके अंदर होती है और इसी कमतरता को दूर करने के लिए उन्होंने उसके विभाग कर दिए, कि किस व्यक्ति को किस गट में हमको या विभाग में उसको बिठाना है। इस तरीके से उन्होंने उसके 7 भाग गिराए और उस विषय के ऊपर उन्होंने चर्चा करना आरंभ किया। ये 38 जो कमियाँ होती है, उसके ऊपर उपाय ढूँढना उन्होंने शुरू किया। मतलब मुख्य उन्होंने 38 ढूँढे, उसके उन्होंने 7 विभाग बनाए और उसके ऊपर और वो डीपली रिसर्च करने लगे। फिर उनको ध्यान में आया कि ये जब प्रयोग जब करने जाएँगे, तो ये वेदना रहित होनी चाहिए। मतलब इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए या उनको कोई वो लेने के बाद में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। तो उसका उन्हें ऐसा लगा कि इसका अगर कुछ कर सकते हैं, तो निसर्ग की तरफ ही जाना चाहिए, निसर्ग से ही इसके लिए सहायता लेनी चाहिए। और देखा जाए तो वैसे भी मानव निसर्ग का ही एक हिस्सा है। पर जब हम किसी के साथ में सुसंवाद स्पेशली जब निसर्ग के साथ में जब हम सुसंवाद करते हैं तो हमारी नकारात्मकता जो होती है वो सकारात्मकता में बदल जाती है, लेकिन ये हर कोई नहीं जानता है। तो उसका रुझान उनका उस पे ज़्यादा गया कि लोगों को इसके प्रति अवेयर करना ज़रूरी है। और उनको फिर लगने लग गया कि इसका आंसर सिर्फ़ निसर्ग के पास में है और कहीं नहीं है। और इस तरीके से ये पुष्प औषधि का उदय हुआ। ये जब औषधि वो ढूँढ रहे थे और वो जब जंगलों में और जहाँ-जहाँ उनको जो भी जानकारियाँ मिलती थी कि यहाँ-यहाँ पर ये अलग तरह के फूल खिलते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही है या इस तरह के की औषधियाँ है या पुष्प है या फिर पेड़ है, तो वो वहाँ पे मतलब घूमने लग गए, वो जगहों पे जाने लग गए और तब उनको पता चला कि वनस्पति में जो औषधि गुण होते हैं, स्पेशली उनके फूलों में, उनकी डालियों में वो मतलब खिलते हुए फूल जो खिल रहे हैं वो फूल जैसे कलियाँ हो गई और जो फूल खिल चुके हैं वो फूल, उनमें से जो बीज तैयार होते हैं, वो कुछ उसमें से कुछ ऐसी दिव्य चीज़ें निकलती है कि अगर उसको अर्क के रूप में या फिर एक द्रव्य के रूप में अगर उसको इकट्ठा कर लिया जाए, तो ये जो जो रिसर्च वो कर रहे थे उसमें वो उनके कुछ काम आ सकती है, वो उनको ध्यान में आया। और इसी के साथ में एक आत्मिक तेज एक सूक्ष्म चैतन्य जिसको बोलते हैं वो उन सब चीज़ों में फ़ील कर रहे थे, जो उनको बहुत हेल्पफुल हो रहा था। और इस तरीके से उनका विकसित हुआ
पुष्पों के साथ में निसर्ग के साथ में एक उनका खेल शुरू हो गया, जो उन्होंने पानी में ढूँढा, सूर्य प्रकाश में ढूँढा, जो चीज़ें डुबा के रखी हुई है, उसका क्या गुणधर्म होता है और उससे कैसा उत्तम पानी तैयार होता है, कौन-सी औषधि डालने से या कौन से फूल डालने से वो वाटर का गुणधर्म, पानी का गुणधर्म कैसा हो जाता है, वो सब उन्होंने डिटेल में उन्होंने उसका रिसर्च करना शुरू किया। और उनको ये भी ध्यान में आया कि इसके सिवा और कोई पर्याय ही नहीं है। 1930 से लेके 1936 ये समय में उन्होंने 38 पुष्प औषधियों का शोध आखिर में उन्होंने ढूँढ लिया और कोई भी दुष्परिणाम इसका न होकर केवल वो एक सात्विक उपचार के रूप में निकल के वो बाहर आया, इसका बहुत बड़ा यश उनको उनको मिला। इसी तरीके से जो सामान्य मनुष्य होते हैं, तो अ, उनको उनके बारे में जानकर और उनकी व्याधियों के बारे में जानकर, उनको उससे उन व्याधियों से कैसा मुक्त किया जा सकता है, फिर उनका जो प्रॉपर जो रिसर्च है, वो उनका शुरू हुआ। और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम हील थायसेल्फ यानी कि खुद ही खुद को ठीक करो, ऐसा उन्होंने उसका नाम रखा। तो इस तरीके से एक मानव जाति के लिए उन्होंने बहुत महान काम किया और ये काम 27 सितंबर 1936 के दिन हाँ, और ये काम उन्होंने 50 साल तक किया और 27 नवंबर 1936 के दिन वो नींद के आगोश में उन्होंने मतलब वो हमेशा के लिए सो गए, ये महान काम करने के बाद में। डॉक्टर बैच इनकी मानवीय स्वभाव के लिए बनाए गए जो गट है या जो विभाग है, हम अभी उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि 60 से 68 जो उन्होंने प्रमुख गट बनाए और उसके अंदर मुख्य उन्होंने 7 बनाए। तो पहला जो था वो था डर, दूसरा था वो अनिश्चितता, तीसरा था किसी भी चीज़ में रस नहीं होना, इंटरेस्ट नहीं आना। और या फिर किसी भी चीज़ में मतलब कोई चीज़ अरुचि लगना, हर चीज़ में अरुचि लगना। फिर चौथा है अकेलापन लगना, एकांकीपन लगना। फिफ्थ है आजू-बाजू की परिस्थिति को लेके हम ज़्यादा संवेदनशील बन जाए, ऐसे भी लोग उनको दिखाई दिए। छठवां था जो नैराश्य को जल्दी से कैप्चर करते थे और उनकी मनस्थिति हमेशा खराब ही रहती थी। और 7th है दूसरों का भला हो, भला किस चीज़ में हो, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, वो उन्होंने इस इन चीज़ों को 7 चीज़ों में मुख्य 7 चीज़ों में उन्होंने इनको बाँटा। अभी पुष्प औषधि के जो फ़ायदे हैं, उसमें कुछ हमको ध्यान रखने वाली बातें हैं, उसके कुछ मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। पुष्प औषधियों का उपयोग मुख्यतः मानसिक अ, अवस्था पे ज़्यादा होता है, मतलब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर ज़्यादा किया जाता है। अभी के काल में मतलब स्पर्धा बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत जग में बढ़ गया है, तो लोग तनाव महसूस करते हैं। तो ये जब औषधि का हम उपयोग करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, प्लस इसको लेने का जो तरीका है वो भी बहुत सरल और साध्य है। जैसे कि होम्योपैथी की छोटी-छोटी जो गोलियाँ होती हैं, उसी गोली में इसके अर्क को डाल के इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये उनको कुछ मुद्दत के अंदर ही खत्म करना पड़ता है क्योंकि ये जो गोलियाँ होती है, उनके अंदर पोटेंसी नहीं होता है। तो कुछ समय के अंदर ही इनको यूज़ में लाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। जो वो चाहते थे कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई दर्द ना हो, पेनफुल हो, तो वो उनका साध्य हो गया। इसी तरीके से बच्चों से लेके वृद्धों तक 4 गोली, 4 डोज़ ऐसा उन्होंने उसका प्रमाण निकाला और बहुत सिंपल और सादी-सोपी जो उपचार होता है, पद्धति होती है, वो उन्होंने यूज़ में लाया। और जब उनको उसका अपेक्षित जो उनको परिणाम दिखने लग गया, तो उन्होंने फिर वो उसको यूज़ करना शुरू किया।
इसी के साथ में जैसे कि हमको वो जो लक्षण दिख रहे थे, साइकोलॉजिकल जो लक्षण दिख रहे थे, हमने कुछ समय तक दवाई ली, बाद में जब वो लक्षण दिखने बंद हो गए, तो हो सकता है कि वो कुछ समय के बाद में फिर से लौट कर आए, तो वापस आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो उन्होंने ये जो 68 नंबर जो लिया है ना, तो उनके हिसाब से 68 तरह के हमारे अंदर मानसिक रोग होते हैं। मुख्य रोग 68 तरह के होते हैं, बाकी सब उसके अंदर की प्रकार होते हैं। जैसे कि डर लगना, ये बहुत कॉमन चीज होती है। गुस्सा आना, खिन्नता लगना, ये सभी के अंदर बहुत कॉमन चीज होती है। किसी को थोड़ा जल्दी आता होगा, किसी को थोड़ा लेट आता होगा, लेकिन आता सभी को, जो मनुष्य नॉर्मल है उनके अंदर। तो ये हमारे मन की विविध अवस्थाएं हैं। और लेकिन अगर ये चीजें बार बार होने लगे और उसके बाद में जो शारीरिक त्रास होने लगता है या जो भी डिसीज पैदा होने लगता है, तो उसकी वजह से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होता है। तो वो इस नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति को इन दवाइयों से हम बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि छोटी छोटी चीजें भी है उसमें, जैसे कि सर्दी हो गया, पेट का विकार हो गया, सर दर्द हो गया, संधिवात हो गया, आर्द्रशिशु हो गया, या इसके अलावा कोई बड़ा रोग भी हो सकता है। इसी के लिए ये जो औषध पद्धति है बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और इसके लिए कोई भी पथ्य आपको पालने की जरूरत नहीं है कि ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है। शरीर अगर हमारा निरोगी रहना चाहिए, तो मन का निरोगी रहना बहुत जरूरी है। उसके बगैर ये कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ में जब हम ये दवाइयाँ लेते हैं, तो वो पूरक ठहरता है, मतलब हमारे मन को और हमारे शरीर को निरोगी रखने में बहुत सहायक रूप बनता है। पुष्प औषधि, ये जो टिंचर बेस्ड किंवा वॉटर बेस्ड भी होता है, और उसमें 1 ड्रैम किंवा 2 ड्रैम बोतल में छोटी छोटी गोलियां डाल के इसका यूज किया जाता है। 1 ड्रैम बोतल में 4 बूंद, और 2 ड्रैम बोतल में 8 बूंद, इस तरीके का इसका अनुपात लिया जाता है। ये ड्रैम क्या और होता है? ड्रॉप ड्रॉप। अच्छा, मतलब कितने और पानी की, कुछ क्वांटिटी पानी की? बाबा जी, उसकी है ना, एक इतनी बोतल ही आती है, जो मतलब मैंने माप की दिखाई थी, रहती है। हम ये अपने होम्योपैथी दवाइयों में। ये वाली। नहीं, मुझे लगता है ये भी बड़ी है शायद। नहीं, इसके एक अंदर अनुपात शीशी है। वाली इतनी आती है। हाँ, हो सकता है उसके अंदर। ये होम्योपैथिक की है, बैच जी जी। फ्लावर की शीशी है ये। ओके ओके ओके। और जब ये पुष्प औषधि लेना शुरू करते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर दिखने वाले जो भी लक्षण होते हैं, उसके कुछ नियम है। अगर एक दो लक्षण दिखे तो भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम दिखी तभी इसका यूज कर सकते हैं। एक भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि गुस्सा ज्यादा है, तो उसके लिए भी हम उसको यूज में ला सकते हैं। और कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए, तो कोई भी दवाइयों का 6 कॉम्बिनेशन का, उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन साथ में नहीं ले सकते। 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि उसको क्या तकलीफ है, उसके हिसाब से कम 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन हम साथ में लेके इसकी गोलियां तैयार कर सकते हैं। और देखा गया है कि सबसे पहले ये दवाइयां लेने के बाद में वो व्यक्ति के इसमें सकारात्मकता का उदय होना शुरू हो जाता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दवाई इसी तरह से भी काम करती है कि उसको कुछ फील होता है कि नहीं नहीं, मेरा सब ठीक होने वाला है, तो वो दवाइयों का असर और डबल तरीके से होना शुरू हो जाता है। इसकी जो हम बोतल बनाते हैं, टिंचर चा बोलते हैं उसको, वो बोतल का ढक्कन हमेशा बंद करना चाहिए। जैसे होम्योपैथी का कैसा होता है कि नहीं तो वो उसका अर्क उड़ जाता है, तो सेम वैसा इसका भी है कि उसका ढक्कन हमेशा बंद रखना चाहिए, नहीं तो वो उड़ सकता है। इसी के साथ में इंसान के साथ में ये हम वनस्पतियों पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में पेड़ पौधे हैं, हमको लग रहा है कि इसको रोग लग गया है, तो उधर भी हम इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा प्राणियों में भी अगर इस तरह के कोई लक्षण दिख रहे हैं कि वो हाइपर हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो उनकी इसके लिए भी इन औषधियों का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी पहले हम अपना पहला जो
जो उन्होंने मुख्य 38 जो बताए हैं उसमें से हम पहले इसके ऊपर हम आएंगे। तो वो पहली दवाई का नाम है आस्पेन। तो आस्पेन, हमारे ए पास एस टी टाइम ई एन आज मेरे ख्याल चार आस्पेन। पांच मिनट का ही रह गया है इसमें। तो क्या करूं बाबा जी? देख लो एक, हाँ एक तो बताओ अब जो है इसको तो देखते हैं। नहीं बाबा जी, लंबा है, नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर आज कि सिर्फ मैं भूमिका फटाफट पढ़ डालूं? नहीं नहीं, फिर कल से कर लेंगे ना। आज भूमिका जो हमने पढ़ी है उसके ऊपर जो चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके ठीक है। अभी किसी को अभी भी कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि 6 मिनट 5 मिनट का समय है। तो 5 मिनट में अगर वो नहीं होगा तो फिर अधूरा रह जाएगा। और अभी क्या हमें 40-40 मिनट का सेशन ही बनाना है, हमें इससे बड़ा करना ही नहीं। अभी किसी के मन में कोई प्रश्न हो अब तक के जो भी मोना जी ने बताया है